सितंबर 1972 की बात है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में बहस चल रही थी। मुद्दा था बांग्लादेश। बांग्लादेश की मांग थी कि उसे जनरल असेंबली का मेंबर बनाया जाए। लाजमी था कि पाकिस्तान इसका विरोध करता, वो उन्होंने किया भी। बाकायदा पाकिस्तान ने 21 मेंबर वाला पूरा एक डेलीगेशन भेजा, लेकिन खास बात यह थी कि इस डेलीगेशन का लीडर एक ऐसा व्यक्ति था जो चंद महीनों पहले तक बांग्लादेश का नागरिक हुआ करता था। कोई आम नागरिक नहीं, एक रियासत का राजा। इससे भी कमाल की बात आप सुनिए, ये राजा बौद्ध धर्म को मानता था। इससे पहले आप पूछें कि बौद्ध राजा अपनी रियासत छोड़कर पाकिस्तान क्यों गया, सबसे अचरज की बात यह थी कि राजा का सामना बांग्लादेश के जिस डेलीगेशन से होने वाला था, उसे लीड करने वाली महिला राजा की खुद की माँ थी, यानी राजमाता। बांग्लादेश युद्ध के चक्कर में माँ बेटे आमने सामने कैसे आ गए, एक बौद्ध राजा ने पाकिस्तान के लिए अपनी रियासत क्यों छोड़ दी, इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के चटगांव सूबे से। चटगांव का पहाड़ी इलाका भारत के त्रिपुरा और मिजोरम इलाके से लगता है। यहाँ अलग अलग जनजातियां रहती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से झुंड कहकर बुलाया जाता है। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये लोग सदियों से बुआई कटाई के जिस तरीके को अपनाते आ रहे थे, उसे झूम कृषि कहा जाता है। कृषि के इस तरीके में पेड़ों की ऊपरी डाली काट दी जाती है ताकि जमीन तक धूप पहुंच सके। इसके बाद कटी हुई डालियों को जलाकर उनकी राख खेत में फैला दी जाती है और उसे दोबारा कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके को अपनाने वाली कई जनजातियां चटगांव के पहाड़ी इलाके में रहती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है चकमा। चकमा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। मान्यता है कि ये लोग गौतम बुद्ध की शाक्य परंपरा से निकले और मगध से चलकर इनके पूर्वजों ने पहाड़ों में शरण ले ली। इनकी भाषा भी इंडो आर्यन परिवार की भाषा के ज्यादा नजदीक है, जो उत्तरी भारत की बाकी भाषाओं से मिलती है। चकमा शब्द संस्कृत के एक शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। चकमा लोग हमेशा से ताकतवर योद्धा माने जाते रहे। 15वीं से 17वीं सदी के बीच ये लोग बर्मा के रखाइन राजवंश में नौकरी किया करते थे। चकमा कई कबीलों में बटे हुए थे, लेकिन सभी कबीलों का एक राजा हुआ करता था। 18वीं सदी की शुरुआत में चकमा रियासत और मुगलों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत चकमा मुगलों को हर साल टैक्स चुकाया करते थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों और चकमा रियासत के बीच 10 साल तक युद्ध चला। अंत में 1787 में चकमाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत आना स्वीकार कर लिया। तय ये हुआ कि हर साल चकमा 20,000 किलो कपास अंग्रेजों को देंगे। बदले में अंग्रेज चकमाओं के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचते थे। ये सिस्टम आज़ादी तक चला। बंटवारे के बाद ये चकमाओं का इलाका पाकिस्तान के हिस्से चला गया और यहीं से शुरू हो गई एक बड़ी दिक्कत। चटगांव के पहाड़ी इलाके में 96% आबादी नॉन मुस्लिम थी, लेकिन फिर भी बाउंड्री कमीशन ने ये इलाका पाकिस्तान को दे दिया। कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध भी किया, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तब चकमा रियासत के राजा हुआ करते थे नलिनाक्ष रॉय। नलिनाक्ष 1935 में राजा बने थे। वो अपनी सत्ता को बनाकर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में विलय के एवज में पाकिस्तान से एक वादा लिया, जिसके अनुसार उनकी स्वायत्तता बरकरार रहनी थी। लिहाजा विलय के बाद भी नलिनाक्ष राजा बने रहे, लेकिन फिर विलय के कुछ साल बाद चकमाओं के लिए मुसीबत शुरू हो गई। 1951 में नलिनाक्ष रॉय की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे त्रिदेव रॉय को राजा बनाया गया। त्रिदेव रॉय कम अनुभवी थे, लिहाजा पाकिस्तान सरकार से डील करने में उनसे चूक हो गई। 1962 में उनके इलाके से बहने वाली एक नदी पर सरकार ने बांध बना दिया। ये बांध कर्णफुली नदी पर बनाया गया था, जिसने चकमाओं के गांव में बाढ़ ला दी। चकमा लोग अल्पसंख्यक होने के चलते पहले से परेशान थे। इस बाढ़ ने उन्हें और भी मजबूर बना दिया। इससे हुआ ये कि चकमा लोग सरहद पार कर भारत की तरफ जाने लगे। थोड़ा विषयांतर करें तो चकमाओं का मुद्दा इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया, चकमाओं ने भारतीय नागरिकता की मांग उठानी शुरू कर दी, जिसका उत्तर पूर्व के स्थानीय लोगों द्वारा काफी विरोध हुआ था। बहरहाल 1960 का दशक खत्म होते होते पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। चकमाओं की स्थिति नाजुक थी। उनके राजा त्रिदेव रॉय बांग्ला विरोधियों या पाकिस्तानी फौज दोनों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस पूरे हंगामे के बीच त्रिदेव रॉय ने न्यूट्रल रहना चुना।
लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता के साथ रहना फायदे का सौदा है, इसलिए बाद के दिनों में वो पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के पलड़े में झुकने लगे। इसके बावजूद 1970 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, शेख मुजीब उर रहमान ने उन्हें अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया। त्रिदेव रॉय ने इनकार कर दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़े हुए। त्रिदेव अपनी सीट जीत भी गए। हालांकि देश में ज्यादा सीटें मुजीब की आवामी लीग को मिली। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग सिर्फ 2 सीटों पर हारी थी, जिनमें एक त्रिदेव रॉय की सीट थी। इसके बाद पाकिस्तान का क्या हुआ, उस कहानी से हम वाकिफ हैं। मुजीब की पार्टी को ज़्यादा सीट मिली थी। इसके बावजूद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने उनके विपक्षी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसका नतीजा हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान ने बगावत कर दी। पाक फौज ने बंगालियों का नरसंहार किया। 1971 का युद्ध शुरू हुआ और अंत में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इस दौरान आश्चर्यजनक रूप से त्रिदेव सिंह चुप बैठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने रजाकारों द्वारा किए गए नरसंहार की आलोचना तक नहीं की। 1971 का युद्ध शुरू होने तक त्रिदेव रॉय को लग रहा था कि उन्होंने सही पलड़ा चुना है, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हार के बाद जब बांग्लादेश का गठन हुआ, त्रिदेव रॉय ने खुद को बड़ी मुसीबत में पाया। बांग्लादेश के लोग युद्ध के बाद पाकिस्तान के समर्थकों को चुन चुन कर सजा दे रहे थे। राजा त्रिदेव रॉय को लगा उनका भी जल्द यही अंजाम होगा, इसलिए उन्होंने गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके 12 साल के बेटे देवाशीष को राजा बनाया गया। त्रिदेव रॉय को लगा था इससे उन पर फोकस हट जाएगा, लेकिन फिर हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। त्रिदेव रॉय की गलती का अंजाम चकमा लोग भुगत रहे थे। त्रिदेव रॉय को एहसास हुआ कि जब तक वो बांग्लादेश में रहेंगे, चकमाओं का निशाना बनते रहेंगे, लिहाजा उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। त्रिदेव रॉय के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था, वो ये कि पाकिस्तान चले जाएं। 1971 में त्रिदेव रॉय पाकिस्तान गए, जहां खुले दिल से उनका स्वागत हुआ। बाकायदा पाकिस्तान की सरकार उनसे इतनी खुश थी कि उन्हें सरकार में मंत्री बना दिया गया। ये पाकिस्तान की चाल थी। पाकिस्तान जानता था कि त्रिदेव बांग्लादेश के खिलाफ काम आएंगे और उन्होंने त्रिदेव का बखूबी उपयोग भी किया। 1972 में उन्हें पाकिस्तानी मिशन का लीडर बनाकर यूएन भेजा गया ताकि वहां वो बांग्लादेश के दावे का विरोध कर सके। ये शातिर चाल थी, लेकिन फिर बांग्लादेश के लीडर मुजीब भी माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने राजमाता बेनिता रॉय को अपने डेलीगेशन का लीडर बनाकर भेजा। बेनिता रॉय त्रिदेव रॉय की माता थी। यूएन में दोनों का आमना सामना हुआ और जीत हुई बेनिता रॉय की। 1974 में बांग्लादेश को यूएन जनरल असेंबली की सदस्यता मिल गई। उधर त्रिदेव रॉय एक पराये देश में रह गए, अपने लोगों से दूर। उन्हें इस बात का दुख तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने त्रिदेव रॉय को अल्पसंख्यक और पर्यटन मंत्रालय दे दिया। भुट्टो उन्हें राष्ट्रपति तक बनाना चाहते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान का नया संविधान आड़े आ गया। इस संविधान के अनुसार पाकिस्तान का राष्ट्रपति कोई मुसलमान ही बन सकता था। त्रिदेव रॉय अगर राष्ट्रपति बनना चाहते तो उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता। जीवन भर बौद्ध रहे त्रिदेव रॉय इसके लिए तैयार नहीं हुए, लिहाजा राष्ट्रपति की कुर्सी उनके हाथ नहीं आ सकी। त्रिदेव की जिंदगी एक बार और बदली जब जिया उल हक सत्ता में आए। 1977 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ। जिया उल हक ने भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। साथ ही उन्होंने भुट्टो के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिया ने त्रिदेव रॉय को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें राजदूत बनाकर दूर अर्जेंटीना भेज दिया। त्रिदेव तभी लौट पाए जब 1998 में जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जिया की मौत के बाद त्रिदेव कुछ वक्त श्रीलंका में रहे, फिर पाकिस्तान लौटकर उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। वे पाकिस्तान बौद्ध समाज के हेड बने और अपने अंतिम दिनों तक इस पद पर बने रहे। साल 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। त्रिदेव रॉय पाकिस्तान में सुख चैन से जिए, लेकिन एक मलाल उन्हें हमेशा सालता रहा कि वो फिर कभी लौटकर अपने देश नहीं जा पाए। इसी के साथ आज का तारीख समाप्त होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।